नमस्ते। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेरे पास हैं। रेवंत रेड्डी आजकल नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस तरफ से खड़ा कर रहे हैं। आजकल रेवंत रेड्डी सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं रेवंत रेड्डी का जो आरोपण है ना, वो क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे एक रीजंस क्या है, वो पूरा इससे बात करेंगे। रेवंत रेड्डी जी नमस्कार। नमस्कार। रेवंत रेड्डी जी, आपने बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे एलिगेशंस कर रहे हैं। जो देश भर में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ रेवंत रेड्डी क्यों ये इश्यू खड़ा कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी को चैलेंज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी से वो राजनीति नहीं कर रहा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिलॉसफी को राजनीति करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इज बीजेपी। तो आरएसएस एजेंडा में जो है ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब सारे लागू कर दिए। अभी बच गए संविधान को बदलने का और दूसरा SC ST BC रिजर्वेशन को रद्द करने का। ये दो एजेंडा अमल करने के लिए आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इज सेइंग दैट अब की बार 400 पार। क्यों 400 का ज़रूरत है? सरकार बनाने के लिए तो 273 मोर देन एनफ। 400 इसीलिए ज़रूरत है कि ये लोग संविधान को बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी का ज़रूरत है। और उसके अलावा भी मोर देन 50% प्रदेशों में सरकार रहना, असेंबली में भी बिल पास होना है। इसीलिए 8 प्रदेशों में विपक्ष के सरकारों को गिरा दे के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया। इसीलिए संविधान बदलने के लिए बहुत बार कह चुके हैं उनके नेतागण। और इसके अलावा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2000 KR नारायणन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बजट स्पीच में लगवाया था कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी February 21, 2000 गैजेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ही हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन टू चेंज संविधान का बदलने के लिए। तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है। तो आज के तारीख में वो लोग वही कोशिश करें, वही बात मैं उठाया अभी। लेकिन बहुत सारे समय में जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं, हम उसके खिलाफ हैं रिजर्वेशन को टच करने का। और RSS का चीफ मोहन भागवत भी बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन सपोर्ट में हैं। लेकिन आप बार बार क्यों उंगली कर रहे हैं जो रिजर्वेशन वो निकालने वाले बोल के? तो मैं जो सीरीज ऑफ इवेंट्स देखकर मैं कह रहा हूँ, 1881 जब ब्रिटिशर्स थे हिंदुस्तान में, तब से जनगण शुरू किए। हर 10 साल को गिनती करके कितने आबादी है देश में बोलते गया। 70 साल ऑलमोस्ट ब्रिटिश वाले ने किया। उसके बाद भी हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद भी ये हुआ। मगर 2021 में आबादी गिनने का छोड़ दिए नरेंद्र मोदी जी। किस लिए? आज तक भी कुछ नहीं कह रहा है। और दूसरी बात, उनका ही अनंत कुमार हेगड़े, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका, ही हैज़ मेड ए स्टेटमेंट, हम संविधान बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2019 सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर, शी हैज़ मेड एन स्टेटमेंट। अरे और कितने दिन लगाएंगे? रिजर्वेशन को निकाल दो। रीसेंट पास्ट डेज दुष्यंत कुमार, हु इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ही हैज़ मेड इट क्लियर दैट हम संविधान को बदलने वाले। यहाँ पर धर्मपुरी अरविंद उनके खुद के इंटरव्यू में, यस हम लोग बैठा हुआ है संविधान को बदलने के लिए। इसका मतलब RSS से, आइडियोलॉजी से लेकर भारतीय जनता पार्टी नेतागण जो बयान दे रहा है, वो बयान के ऊपर मैं आरोप लगाया। दूसरी बात, क्यों BC रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए BC सेंसस को क्यों मोदी जी खिलाफ है? बार बार कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी BC सेंसस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर किस हम नहीं मानते। क्यों भाई, क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों रोकने के लिए कोशिश कर रहा है? तो हम लोग साफ साफ कह दिए कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन के, BC आबादी गिनकर उनका रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए हम लोग सीधा हम लोग हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगा दिए। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं, अमित भाई भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे उसके बारे में? संविधान के बारे में जो प्रधानमंत्री जो एश्योरेंस दे रहे हैं ना, वो नहीं मानते हैं आप? नहीं मानता हूँ, क्योंकि 2019 चुनाव से पहले यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आरोप लगाया था। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से मिलकर सुपारी दे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है।
चुनाव से पहले इतना सीरियस एलिगेशन मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ने किया था, बाद में क्यों कार्रवाई नहीं किए? उस दिन जो एलिगेशन किया था वो झूठ था, सच है तो क्यों उनका ही सरकार है, वो भी मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा भी बन गए। इसका मतलब चुनाव में मोदी जी कुछ भी कहने दो, उसको भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ बोल सकता है भारतीय जनता पार्टी नेतागण। आज के तारीख में तेलंगाना नवनीत कौर ये बयान दिया हुआ है, 15 सेकंड पुलिस को हटा दो, हम क्या है दिखाएंगे। भाई सचमुच आप लोग सरकार चलाना है, संविधान को बचाना है तो नवनीत कौर को एक्सपेल करो पार्टी से। ऐसे बयान कोई दे सकता है क्या? जिम्मेदारी पार्लियामेंट मेंबर, शी कैनॉट मेड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। वाई बीजेपी इज इग्नोरिंग दैट स्टेटमेंट? वाई दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट नवनीत कौर? इसका मतलब वो लोग चुनाव जीतने के लिए और आरएसएस एजेंडा इम्प्लीमेंट करने में वो लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि ट्रिपल तलाक में देखा, 370 आर्टिकल में भी हम देख चुका है। मैं लोकसभा मेंबर था, वहाँ पर क्या हो रहे थे हमारे आंखों के सामने हुआ था। तो इसीलिए जो भी बयान दे रहा है चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सच्चा नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने के लिए आप उस चीज़ को बाहर रख के जो SC/ST रिजर्वेशन, SC/ST BC रिजर्वेशन को पकड़ रहे हैं, जो गलती तरीके से थे, आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आप डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवार आरएसएस शुरुआत किए, उसके बाद सरसंघ चालक गोलवालकर ने बना था। 1960 में बंच ऑफ थॉट्स बुक में वो क्या लिखा है, आप एक बार वो बुक पढ़ो कि आरएसएस कोर आइडियोलॉजी इज नो रिजर्वेशन इन इंडिया। तो आरएसएस एजेंडा इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी बीजेपी का है, बीजेपी का कोई खुद का एजेंडा नहीं है। तो आप वो बयान को, वो किताब को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा है? और दूसरी बात, बार बार ये लोग जो बात झूठे बात बोलकर चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये समय पर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट क्यों मांग रहे? क्या जवाब है? क्यों आप सेंसस क्यों गिन रहे नहीं? 21 में होना था, अभी 24 आ गए, अभी तक तो कुछ बोल रहे ही नहीं उसके बारे में। इसका मतलब बीजेपी हैज़ गॉट एन हिडन एजेंडा। अचानक हम लोग ये बात ओपन किए, इसीलिए मेरे ऊपर हमला कर रहा है। सिर्फ रेवंत रेड्डी इसका बारे में क्यों बार बार बात कर रहे हैं? इसके ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार एलिगेशंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, सब लोग, आज राहुल गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, संविधान को दिखा के कह दिया। रेवंत रेड्डी इसको बाहर लेके आया था, कहा रेवंत रेड्डी पहले बाहर लेके आया था, बाद में पूरा कांग्रेस। मैं भी कांग्रेस फैमिली हूँ, परिवार में कोई भी पहले मुद्दा उठाए, कोई बाद में उठाए, ओवरऑल पार्टी यही स्टैंड पे चर्चा हो रहा है ना, पूरा देश भर 22 यही चल रहा है ना। आज चुनाव का पूरा एजेंडा यही बन गया है ना, और इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तो जब 22 इसी के ऊपर चल रहा है ना, हम लोग, राहुल गांधी जी और हम लोग साफ साफ कह चुका है, अगर संविधान को बदलना है, आरक्षण को रद्द करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, साफ। रेवंत रेड्डी के ऊपर MIM का, असद का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए मोदी के खिलाफ इतना बात बोल रहे हैं कि बोल के एक सोच है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? वही असदुद्दीन ओवैसी RSS अन्ना कहा, बीजेपी का बहुत अच्छा दोस्त बोले। आज के तारीख में मैं बड़े भाई कहा ना, इसीलिए KCR ने कह रहा है कि रेवंत रेड्डी जाके बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। तो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो रेवंत रेड्डी के खिलाफ कुछ बोलकर उन लोगों का कुछ मीडिया में स्पेस के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी और किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, अगर है इन्फ्लुएंस राहुल जी का इन्फ्लुएंस है, खड़गे जी का इन्फ्लुएंस है, सोनिया जी का इन्फ्लुएंस है, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी में मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए, और किसी का इन्फ्लुएंस मैं क्यों जाऊं? ओके, सो दूसरी चीज़, आजकल प्रधानमंत्री जो तेलंगाना में बहुत सारे कैंपेन में वो बार बार बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी ने RR टैक्स लगा रहे हैं,
सो जो भी तेलंगाना में जो भी काम हो रहा है ना, उसमें पूरा कमीशन लेके ये तेलंगाना से पैसा देश भर कांग्रेस कैंपेन के लिए यूज़ कर रहा है। ये सच है? उसको क्या जवाब है? मुझे अच्छा लगता है। इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेरा नाम लेकर कुछ आरोप लगाए तो देश भर मेरा जान पहचान हो जाएंगे, क्योंकि ये कोने पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूरा देश भर पहचाना बोले तो बहुत साल लगेगा। वही नरेंद्र मोदी जी और उनके अमित भाई ने कुछ मेरा नाम लेकर बोले तो उनका ट्विटर फॉलोअर्स करोड़ों में है, तो एक ही दिन में मैं सबका जानकारी हो गए। दूसरी बात रहा, इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर रहे, मतलब मीटिंग कर रहा है, इलेक्शन पूरा तैयारी कर ले रहे, और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 22,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे तो 2019 से लेकर टिल 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तक बीजेपी हैज़ गॉट 8,000 करोड़, वेयर एज BRS हैज़ गॉट 1,500 करोड़। मेरा सीधा सीधा सवाल है और जवाब, अगर सचमुच इस चुनाव में बीजेपी, BRS एंड कांग्रेस जो पैसे लगा रहे, जो चुनाव के लिए तैयार हो जा रहा है, मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरा गुजारिश है, यू कॉन्स्टिट्यूट वन कमीशन टू इंक्वायर ऑन दिस स्पेंडिंग मनी इन इलेक्शन एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम तैयार हूँ। एक छोटे आदमी के खिलाफ बड़े बड़े नेता लोग तेलंगाना में आके इतना बड़ा भाषण आरोप लगाना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे, जैसा BRS चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस भी वही तरीका से चुनाव लड़ रहे। मैं तो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग लगा रहा हूँ, लोगों का नहीं जा रहा हूँ, पब्लिक में बैठ रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ, मेरा तो कोई खर्चा नहीं है। मगर वही जगह में भारतीय जनता पार्टी मीटिंग्स देखो आप, कितने पैसे लगा रहे, कहाँ से आया वो पैसे, किसने दिया, कौन कॉरपोरेट कंपनी दिया आप लोगों को? नहीं तो प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी जो नेता लोग हैं, जागीरदार जमींदार थोड़ी है, उसका ज्वेल बेचकर, डायमंड्स बेचकर चुनाव लड़ रहे क्या? कौन सी जमींदार है KCR, कितना जगह बेचकर चुनाव लड़ रहा है? हिसाब किताब निकालो भाई। मेरे अकेले को क्यों आप छोटे आदमी को पकड़ के इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे? तो आप बोल रहे हैं कि जो RR टैक्स तेलंगाना में नहीं है, लेकिन दिल्ली में और अलग टैक्स हैं, बोल रहे हैं। मैं बोलने का ये की है, इस देश में कोई भी राजनीति में कोई पार्टी, कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो कोई ना कोई मदद देते ही चुनाव लड़ रहे। कितने लोग खुद के प्रॉपर्टी बेचकर चुनाव लड़ रहे हैं? 1% या 5%। रिमेनिंग 95% ऑफ द लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर रिक्वेस्टिंग कॉर्पोरेट कंपनी से लेकर लोकल कोई छोटा मोटा व्यापारी से भी कुछ मदद लेके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें भी कांग्रेस है, मुझे क्यों? और रहा, मैं ताजुब की बात है, राहुल जी पैसे ले रहे। अरे भाई, इस देश में 3 जनरेशन शहीद हुए इस देश के लिए, आज़ादी के लिए, पूरा हज़ारों करोड़ों में देश के लिए दे दिए, कुर्बानी दे दिए। राहुल जी पैसे लेकर क्या करेंगे? अगर मेरे ऊपर आरोप लगा है, चलो भाई मैं मान लेता हूँ, गलत फहमी में आप कुछ किए बोले होगा, और किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ अगर आरोप लगा है पैसे ले रहा, कोई बात नहीं है। राहुल जी किस लिए लेंगे भाई? आज के तारीख में 70 साल के बाद उनका खुद का घर नहीं है, सबसे गरीब है। उनके सरकार में तेलंगाना में 25 लाख इंदिरा घर गरीब लोगों को दिलवाए, मगर राहुल जी को खुद के रहने के लिए घर नहीं है। जब उनका MP जब बर्खास्त कर दिए, घर खाली करवाए, तो जाने के लिए जगह भी नहीं था। वो राहुल गांधी को पकड़कर वो RR टैक्स में राहुल गांधी पैसे ले रहा है। ये ऐसा आरोप से कोई शोभा नहीं देंगे। मैं सीधा मोदी जी से मेरा गुजारिश है कि राहुल जी के खिलाफ अब पॉलिटिकल एलिगेशन कुछ भी कर सकते हैं, मगर करप्शन चार्जेस उन्हों करना, पर्टिकुलर मनमोहन सिंह जी, वो ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ अगर करप्शन चार्जेस किए तो इनके ऊपर भरोसा भी चल जाएंगे उनके कैडर्स में, सामने वाले के नहीं। उनके कैडर्स को तो मोदी जी भगवान है, मगर भगवान भी झूठ बोल रहा बोले तो उनके कैडर्स में भी दिक्कत आ जाएंगे। सो आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, जो यू आर आल्सो क्लोज टू राहुल गांधी।
राहुल गांधी अभी रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वायनाड में कुछ होने वाला है? क्यों डर रहे हैं? वायनाड में हारने वाला बोल के डर रहे हैं? क्यों रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं? रजनीकांत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे? गुजरात में हारने वाले हैं क्या? क्यों छोड़कर वाराणसी में चुनाव लड़ रहे? ये परिवार रिश्ता है। रायबरेली से इंदिरा जी वहीं से चुनाव लड़ी, राजीव गांधी जी वहीं से चुनाव लड़ा, सोनिया जी वहीं से चुनाव लड़ी। आज के तारीख में सोनिया जी रायबरेली से चुनाव जब नहीं लड़े तो उनके बेटा फ़र्ज़ निभाने के लिए, परिवार रिश्ता निभाने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे। ये राजनीति रिश्ता नहीं है, ये परिवार रिश्ता है। रायबरेली से गांधी परिवार को एकदम कनेक्शन है। इट्स ए पर्सनल सेंटिमेंट, फैमिली सेंटिमेंट। केरला में मैं कैंपेन करके आया, 20 आउट ऑफ 20 यूडीएफ को मिलने वाले हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी को एक जगह में डिपॉजिट आएंगे, बाकी का जगह में तो बीजेपी टिकेगा भी नहीं। तो वहाँ पर भी राहुल जी का मेजॉरिटी 4 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर रहेगा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद हम बहस करेंगे कि जब कुछ आरोप लगा है तो उसमें कुछ दम रहना। फैमिली में जो गांधी फैमिली में लड़ाई चल रहा है, जो प्रियंका को जो अमेठी मिलने वाला है नहीं मिला, कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो राहुल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कुछ फैमिली में कुछ हो रहा है क्या? रजनीकांत जी, ये गलत आरोप है। ये कोई क्या बोलते हैं, कोई पसंद भी नहीं करता ऐसा आरोप के। हम लोग रेजोल्यूशन पास किए, सोनिया जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए, खासकर खम्मम पार्लियामेंट से। आपको मालूम है खम्मम पार्लियामेंट में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता भी अगर नॉमिनेशन डाले तो 3 लाख मेजॉरिटी से जीतने वाले सीट। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ना है तो, जीतना है तो खम्मम सीट हम बार मैं पर्सनल जाके रिक्वेस्ट किए, प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे तो बात कहाँ है? सोनिया जी, मेरा हेल्थ कंडीशन एज वाइज मैं ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में मैं पर्यटन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूँ बोल के सोनिया जी ने राज्यसभा में आ गई। तो इसीलिए जो फैमिली हेड, बीइंग एन कांग्रेस पार्टी लीडर एंड गांधी फैमिली, राहुल गांधी हैज टेकन ए डिसीजन टू कंटेस्ट फ्रॉम रायबरेली। ये इतना कंट्रोवर्सी क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में? कभी कोई पत्रकार या नहीं तो कोई पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आप गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ रहे? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को दबाने के लिए आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे क्या बोल के कोई भी सवाल नहीं पूछे। मगर गांधी परिवार बोले तो एकदम मीडिया में भी कैजुअल एटीट्यूड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, गांधी परिवार कुछ नहीं बोलते। ठीक है। और दूसरी चीज़ें आजकल आप बोल रहे हैं कि तेलुगु मीडिया में जो गुजरात लोग हैदराबाद आके हैदराबाद का रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, हैदराबाद को जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो नए आने के लिए बहुत सारे कोशिश हो रहे हैं बोल के बहुत सारे बात आप तेलुगु मीडिया में बोल रहे हैं। रियली गुजरात लोग यहाँ हैदराबाद आके यहाँ इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर रहे हैं? नेता लोग, आम जनता नहीं है। मैं आम जनता के खिलाफ नहीं कहा। जो नेता लोग हैं, जो तेलंगाना स्टेट को जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो गुजरात को लेकर जा रहे हैं। बार बार गुजरात के नेता लोग यहाँ पर आके कम्युनल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर बार बार पॉलिटिकल इंटेंसिफाई कर दे के कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है। ज़रूरी है जैसा गुजरात की इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, हम लोग भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स के और तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है उन लोगों से, भाई तेलंगाना में आकर आप कम्युनल ये सब सारे करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट मत दो कि यहाँ के जनता मिलजुल के है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग हम मिलकर है, हम इकट्ठा होकर हम तेलंगाना तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आईटी इन्वेस्टमेंट, फार्मा इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ and sports, everything is developing like anything. We are competing with the world, not with any other state. तो इसीलिए गुजरात लोगों का जो इरादा है, पॉलिटिकल नेता लोगों का, वो इरादा ठीक नहीं है। वो उन लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि यहाँ के जनता बहुत समझदार लोग हैं, समझदारी से आने वाले चुनाव में वो लोग वोट देंगे। सो बीइंग ए कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आपने प्रधानमंत्री को बड़े भाई मान रहे हैं, वो भी आपको छोटा भाई मानने के लिए, उससे थोड़ा सीखने के लिए बोला था। TV9 इंटरव्यू में उससे सीखने के लिए बोला था, जो बिना करप्शन, जो भी अच्छा काम लोगों के लिए जो किया था, उससे थोड़ा सीख लिया तो मैं छोटा भाई मानता हूँ बोल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो बड़े भाई को कुछ आपके तरफ से कुछ बोल नहीं, सकते? अच्छा रहा तो मैं सीख लेता हूँ, उसमें क्या गलती है। सब कुछ हमको पहले जानकारी नहीं रहता है। जिस दिन पहली बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने, सब कुछ पता नहीं है ना। 12-13 साल मुख्यमंत्री रहकर, 10 साल प्रधानमंत्री रहकर उन बहुत कुछ एक्सपीरियंस कमाए। उनके एक्सपीरियंस से मुझे अगर कुछ मिले मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या गलत है। वो बड़ा भाई है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, TV9 के साथ भी यही बात कह रहा हूँ। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि सब सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बिग ब्रदर, तो बड़े भाई, तो वो बड़ा भाई सब छोटे भाइयों को साथ में लेकर चलना है। गुजरात छोटे भाई की एक तरीका, तेलंगाना छोटे भाई की दूसरे तरीका, उत्तर प्रदेश छोटे भाई की तीसरे तरीका। इसीलिए मोदी जी से मेरा एक ही गुजारिश है, अगर हम लोग 1 रुपये टैक्स पे किए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको मिल रहा है 43 पैसा, whereas बिहार इज पेइंग 1 रुपी, दे आर गेटिंग 7 रुपीज 6 पैसा, एंड उत्तर प्रदेश इज गेटिंग ऑलमोस्ट 6 रुपीज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। आप गुजरात लेकर गए बुलेट ट्रेन, साबरमती रिवर फ्रंट, गिफ्ट सिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग प्रदेशों में आने के लिए कोशिश किए, तो आप लोग सीधा सीधा उन लोगों को ज़बरदस्ती से वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए भी मेट्रो रेल दे दो, मूसी रिवर फ्रंट के लिए फंड्स दे दो, ITIR कॉरिडोर दे दो, बయ్యారం स्टील फैक्ट्री दे दो, काचीपेटा रेलवे कोच फैक्ट्री दे दो, IIM IIT ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी दे दो। तो तब सचमुच हमारे बड़े भाई को हम मान लेते, हम स्वीकार करते, बड़े भाई को हम इज्जत भी देते, सम्मान भी करते। क्या मेरा इंटरेस्ट इज मेरा प्रदेश है, मेरा प्रदेश को डेवलप करने के लिए, वेलफेयर देने के लिए। यार मोदी जी को बड़े भाई कहा तो क्या नुकसान है। साउथ में पूरा 130 सीट्स हैं, कांग्रेस कितना जीत सकते हैं? नियर अबाउट 45 to 50 फ्रॉम साउथ। फ्रॉम साउथ। कहाँ से आएगा? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। सो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है नेशनल? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट ऑन इट्स ओन 45 to 50. You mark my word. Out of 130, India Kutami is going to get almost 100 seats from South. 20 out of 20 Kerala, 39 out of 39 in Tamil Nadu, 14 out of 17 in Telangana, 15 out of 28 from Karnataka. So all these seats are going to add India Alliance. इसीलिए बीजेपी प्रेशर में आ गए, इसीलिए बीजेपी नेता लोग हर दिन एक एक मुद्दा को उठाते जा रहे हैं। डिरेल हो गया, उनका इलेक्शन एजेंडा ही नहीं है। पहले राम मंदिर कहा, उसके बाद करप्शन कहा, उसके बाद रिजर्वेशन कह रहे, उसके बाद संविधान बदलने के बारे में चर्चा हो रहे, और आज के तारीख में गांधी परिवार को गाली देने में लग गए। तो प्रेशर में आकर वो लोग रास्ता ही छोड़ दिए। सो इतना कंट्रीब्यूशन किया तो जो साउथ इंडियन पॉलिटिक्स दिल्ली में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं 100%। जो बीजेपी साउथ इंडिया को जो अन्याय किया था हिंदुस्तान में, ये मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा बनेगा नेशनल पॉलिटिक्स में, साउथ इंडिया का जो डिस्क्रिमिनेशन। डेफिनेटली आई विल कोऑर्डिनेट विथ माय कलीग चीफ मिनिस्टर्स Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, Puducherry. Why? Because we are losing our investments, we are losing our funds, we are losing our political representation. I wanted to tell you 2 examples. Hindi is largest speaking language in India. Gujarat 26 MPs hai, they have got 7 cabinets. Uttar Pradesh 12 cabinets. Prime Minister, Home Minister, Defence Minister, Finance Minister, everything for Uttar Pradesh. Whereas 42 MPs, second largest speaking language is Telugu. We have 42 MPs in Lok Sabha.
but we have got only one cabinet minister. And Karnataka, BJP is having 25 MPs, but they have given only one cabinet minister, Prahalad Joshi ji. क्या अन्याय है? तमिलनाडु से 0, केरला से 0, आंध्र प्रदेश से 0, तो 130 में आप क्या दिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, प्राइम मिनिस्टर आप ही ले लिए, वाइस प्रेसिडेंट आप ही ले लिए, लोकसभा स्पीकर आप ही ले लिए, जो हमारे नेता था वेंकैया नायडू जी को, उनको दिल्ली से हैदराबाद भेज दिए। तो ये सब सारे जनता चर्चा कर रहे, ये एक दिन एकदम ये नहीं होने वाले, धीरे धीरे ये मुद्दा बनेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना डिवीज़न क्यों हुए? ऐसे ही आंध्र प्रदेश वाले तेलंगाना के ऊपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अन्याय किए, फंड्स एलोकेशन में अन्याय किए, एम्प्लॉयमेंट में अन्याय किए, तो सेपरेट स्टेट मांगना पड़ा। सो साउथ वाले भी पलट के अभी पंचायत करने वाले, 22 होने वाले आने वाले लोकसभा में। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री कुर्सी में कोई भी बैठे, रेशनलाइज कर लेना, सबको रिप्रेजेंटेशन देना, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव सरकार को चला सकते हैं। ओके, आप जो बोल रहे हैं क्या ना, वो बड़ा मुद्दा बन सकता है साउथ इंडिया का, जो डिस्क्रिमिनेशन विद इन द बीजेपी, विद इन द जो फंड्स में जो आने वाला है, वो बड़ा मुद्दा बनेगा। आप उस मुद्दे को लेके जो साउथ इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेट करके एक साउथ इंडिया से एक कांग्रेस की तरफ से बड़ा लीडर बनाने के लिए सोच रहे हैं? मैं लीडर बनने के लिए नहीं, मैं मेरा एरिया को जिसको अन्याय हो जा रहा है उनके लिए न्याय करने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा जिम्मेदारी है ये। और कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा है, कश्मीर में कुछ हो रहा बोले तो बराबर बोलूँगा मैं, बिहार में किसी को अन्याय हो रहा बोले तो फिर भी बोलूँगा मैं। मगर जो आंखों के सामने इतना अन्याय हो जा रहा है, कुछ नहीं बोले तो लोग भी मुझे माफ़ नहीं करते, इसीलिए सब मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ। नहीं तो ये पर्सनल मेरा क्या लेन देन है, मेरा क्या नुकसान होने वाला है? एज ए इंडिविजुअल आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट द एरिया, माई स्टेट इज लूजिंग एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रेवंत रेड्डी जी। जो भी आप बोल रहे हैं ना, जो नेशनल मुद्दा बन सकते हैं, मुद्दे के बारे में जो बीजेपी और प्रधानमंत्री का तरफ से क्या क्या रिएक्शंस आएगा देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये रेवंत रेड्डी जी का बयान है, देख सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बवाल मचेगा।